हेलो स्टूडेंट्स, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम, केम छो, राम राम। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग। ये फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड अब हम टाइम टू टाइम आपको जो नोटिफिकेशन चल रहे हैं पीएचडी के लिए, एमटेक के लिए, उनके बारे में आपको हम बताएंगे, नोटिफाई करेंगे आपको। और हमारे साथ है हमारे मनोज सर। हम दोनों डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन से इंस्टीट्यूशन के अभी फॉर्म चल रहे हैं और कब लास्ट डेट है और किस किस ब्रांच को कैसे कैसे भरना चाहिए। तो सर ये जो अभी आईटीडी का नोटिफिकेशन आज ही से स्टार्ट हुआ है सर, ये 2 मार्च से, और इसकी लास्ट डेट है 30 मार्च। ओके। तो इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी ब्रांचेस एप्लीकेबल है वो आज हम सब यही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन भी आ रहे थे सर कि आईआईटी दिल्ली का नोटिफिकेशन कब आएगा सर, कौन कौन सी ब्रांच में अप्लाई करना है, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरा गेट स्कोर इतना बन रहा है, मैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूं। तो वो सारी चीजें आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आईआईटी दिल्ली आप सारे लोगों को पता है वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट, प्रीमियम स्टूडेंट। आप ये मान लो आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी दिल्ली 2nd नंबर की आईआईटी है अपनी। तो यहाँ का स्टूडेंट एमटेक करने जा रहा है तो बेसिकली उसका मेन मोटिव होगा प्लेसमेंट। तो अब प्लेसमेंट के बारे में भी आज हम अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ब्रांच का कितना कितना प्लेसमेंट होता है, कौन सी कंपनी से रिक्रूट करती हैं, सारी चीजें। और बहुत सारी चीजें तो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं, जैसे ये स्कूल्स के बारे में स्टूडेंट अप्लाई नहीं करता है। तो इन स्कूल्स के बारे में भी अपन स्टूडेंट्स को आज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सर जैसे आज आईआईटी का नोटिफिकेशन आया तो हम आगे भी ऐसे बच्चों को नोटिफाई करते रहेंगे। बिल्कुल सर, जैसे जो आईआईटी का आएगा उसका उसी सेम डे में हम उसका बताएंगे। जैसे आज से स्टार्ट हो रहा है तो आज अपन ये वीडियो इसके रिगार्डिंग डालेंगे। अब 1-2 दिन बाद जैसे ही आईआईटी कानपुर या आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी चेन्नई, आईएससी का आ चुका है और आईआईटी दिल्ली का आ चुका है। तो आईआईटी दिल्ली का अपन आज यहाँ पर सारी डिटेल्स बताने वाले हैं। तो जैसे जैसे आईआईटीज के फॉर्म आते जाएंगे अपन वीडियो से हर स्टूडेंट्स को हर ब्रांच के बारे में कहा, ताकि किसी भी स्टूडेंट का कोई चीज रह ना जाए। राइट सर। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स की 600-700 रैंक होती है, फॉर्म ना भरने की वजह से, लैक ऑफ गाइडेंस ना होने की वजह लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाता है। राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अदर देन आईआईटीज वी विल डिस्कस आल्सो जो अदर इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि मैं एक केमिकल इंजीनियरिंग का फैकल्टी हूं, तो मुझे पता है जैसे आईआईटीज के अलावा जैसे आईसीटी बॉम्बे है, एनआईटी बॉम्बे है, तो इन इंस्टीट्यूशन के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। सो बने रहेगा हमारे साथ में। तो सर ये जो पीएचडी के स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम, एक और चीज बताता हूं सर कि एमटेक के लिए तो स्टूडेंट फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, लेकिन अपन जो यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स पीएचडी जनरली नहीं करना चाहता है, क्योंकि पीएचडी थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। लेकिन पीएचडी के स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स नहीं पता है। आज की डेट में अगर आप देखो तो हर एनआईटी में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा निकल रही हैं। आपने देखा होगा हर 6 महीने पे हर आईआईटी में मिनिमम 100 to 150 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है। सर ये मैंने सुना है कि 2021 से मैंडेटरी कर दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पीएचडी मैंडेटरी है, डॉक्टरेट होनी चाहिए। और सर लाइफ आफ्टर पीएचडी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है सर। आप एमएनसी से अगर आप कंपेयर करें तो अगर आप 5 इयर्स और पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, पीएचडी के लिए, क्योंकि पीएचडी भी क्या है, एक प्रकार की जॉब है। गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड बहुत अच्छा दे रही है। आईआईटी में आपको भी पता है, आप आईआईटी दिल्ली से हो तो आईआईटी दिल्ली में जो रहने का खाने का वो खर्चा बहुत कम रहता है। और इन केस अगर आपकी शादी भी हो जाती है तो आपको गेस्ट हाउस वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। मतलब कहने का मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, ठीक है। तो पीएचडी अगर एक स्टूडेंट का मोटिव है कि मेरे को आगे फर्दर स्टडीज करना है, रिसर्च करनी है, तो वो इस फील्ड में भी जा सकता है। पीएचडी का स्टाइपेंड सारे लोगों को पता है 32,000 फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, और उसके बाद 38,000 रुपीज है। वो बहुत बड़ा बिग अमाउंट है 38,000। आप ये मान लो सर दिल्ली में अगर आप कानपुर में या दिल्ली में 38,000 रुपीज मिल रहे हैं, प्लस खाना पीना रहने का इतना कम अमाउंट आपको देना पड़ता है। तो अब ये मान लो आप अगर किसी एमएनसी में बेंगलोर में जाके आपका अगर 15-16 लाख रुपए का पैकेज है तो वहां पर आपके इक्विवेलेंट है लगभग, क्योंकि सारी एमेनिटीज आपको आईआईटी में मिलेंगी जो आप एक 5 स्टार होटल में जाके अगर आप रहोगे तो जितने भी आप एक्टिविटीज कर सकते हो सारी की सारी आप आईआईटी में कर सकते हो। तो लाइफ बहुत अच्छी है। 5 साल आप रिसर्च करोगे, एज ए जॉब लोगे, क्योंकि पीएचडी में स्टूडेंट का ये रहता है यार हमको बहुत पढ़ना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अपन एक जॉब है, अपन को क्या करनी है, रिसर्च लैब में जाएंगे, अपन 9 to 5 रिसर्च करेंगे, IEEE के पेपर्स पढ़ेंगे और उसमें आगे फर्दर इंप्रूवमेंट्स, यही पीएचडी। आपको पेपर पब्लिश करने होते हैं IEEE में, जर्नल्स वगैरह। तो लगभग एक मेरे हिसाब से
IEEE में आपके 3 या 4 जनरल्स होने चाहिए पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप ढंग से सही आप डेली 5-6 घंटे भी पढ़ते हो ना, तो आपकी 4 साल में आराम से आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। सर अल्टीमेटली कंक्लूजन इज कि पीएचडी इज नॉट अ बैड ऑप्शन। हाँ, पीएचडी इज नॉट अ बैड ऑप्शन। और दूसरी, अगर स्टूडेंट की रैंक थोड़ी ज्यादा भी है, मान लो वो 1000-1500 पे है, तो वो पीएचडी को एज ए ऑप्शन ले सकता है अगर वो आगे फर्दर स्टडी करना चाहता है। सो सर ये सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई बेनिफिट्स की। अब हम ब्रांच वाइज डिस्कस करते हैं और डेट्स वगैरह डिस्कस करते हैं, कौन कौन जो ब्रांच एलिजिबल है इसके अंदर पीएचडी और एमटेक की। सो सर ये जो पहली जो पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, इनके अंदर लगभग मेरे हिसाब से सारी की सारी ब्रांचेस हैं वो हैं। हाँ, सारी की सारी, अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोकेमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग आपकी सर, केमिस्ट्री हो गई, वो भी आपके इसे ही रिगार्डिंग है। सिविल इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट होता है, डिजाइन एमडेस से भी बच्चा एमडेस भी करता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग। तो ये वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं। इन डिपार्टमेंट में आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जनरली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है मान लीजिए, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपनी कोर ब्रांच में पीएचडी, क्योंकि उसने अपने 4 इयर्स जो बीटेक है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है, तो जनरली जो स्टूडेंट की प्रेफरेंस होती है वो उसकी क्या होती है, कोर ब्रांच होती है। वो इंटरडिसिप्लिनरी, अब जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे फर्दर वीएलएसआई या कम्युनिकेशन में जाके, क्योंकि मैंने वो नॉलेज जो गैदर नॉलेज, की है, हाँ बिल्कुल सर, कुछ यूटिलाइज कर पाऊं मैं उनका। हाँ सर। और ऐसा नहीं है, अगर आपकी रैंक मान लो ज्यादा रहती है तो आप इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे एक मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस मैकेनिकल के लिए भी कॉमन होता है, केमिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, सिविल के लिए भी है। चारों के लिए आप मटेरियल साइंस में जा सकते हैं। फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री, ये तो साइंस के डिपार्टमेंट, ये तो साइंस के डिपार्टमेंट हो गए, ये तो साइंस के डिपार्टमेंट। अब जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल हो गए या मैकेनिकल हो गए, सिविल वाले हो गए, वो कंप्यूटर साइंस में जनरली जाना प्रेफर नहीं करते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। और अप्लाइड मैकेनिक्स तो मैकेनिकल की हो गई, ठीक है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में भी बच्चा अगर चाहे, अगर उसको लगता है कि उसकी 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स में आगे वो फर्दर वो करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स में भी जा सकता है। तो एक ऑप्शन है। हाँ, मतलब अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप मटेरियल साइंस में देने जा रहे हैं तो आपको मटेरियल साइंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ें कि इंटरव्यू में मेरे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इंटरव्यू में भी सर। और अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता है तो आप 4 साल 5 साल सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप जिस ब्रांच को चूज कर रहे हैं, यू हैव दैट ऑफ नॉलेज उस सब्जेक्ट के बारे में, ताकि आप 4 साल उसको कैरी। लेकिन सर मैं एक बात बताऊंगा, जैसे अगर पीएचडी है तो अगर स्टूडेंट की रैंक 1000 to 2000 या 2500 तक है, तो बीटेक के बाद भी डायरेक्ट अपन पीएचडी कर सकते हैं। राइट सर, ठीक है। बीटेक के बाद आजकल आईआईटीज ने डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी ऑप्शन तो बहुत खोल रखा है। बिल्कुल सर, डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हो। तो दूसरा बेनिफिट ये मिल जाता है, मान लो किसी स्टूडेंट की 1500-2000 रैंक है, उसने मतलब गेट में गलतियां थोड़ी सी ज्यादा कर दी, इसलिए उसकी रैंक 1500-2000 पहुंच गई, तो वो अपनी गलती सुधार सकता है पीएचडी में एडमिशन लेके। ठीक है। तो वहां से उसका एक लाइफ स्टेबल हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी कि 4 इयर्स तक उसको स्टाइपेंड गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, सारे बेड पर पढ़ाई भी कर सकता है वो आगे फर्दर, तो उसको एक 4 साल का टाइम भी मिल जाता है। और घर से फाइनेंशियल सपोर्ट तो है ही यहाँ पर कि घर से कोई, क्योंकि एक स्टूडेंट को 40,000 के अराउंड, और एक चीज और होती है, आप 40,000 के एबव भी आप आईआईटी से पैसे अर्न कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोफेसर के अंडर में किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो वहां से भी आपको 8 to 10,000 आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। तो आप एक पीएचडी करते हुए, पढ़ाई करते हुए नियर अबाउट 50,000 पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट कि आप एक अच्छी लाइफ सर्वाइव कर सकते हो। तो सर जैसे अब ये कुछ स्कूल से एसोसिएटेड हैं इससे, आईआईटी से, तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लें अपन। जैसे अमरनाथ एंड शशि कौशला स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो आईआईटी से एसोसिएटेड है ये जो कॉलेज है। और ये एमटेक करवाता है, तो स्पॉन्सर्ड है। हाँ, ये एमटेक भी करवाता है, ये स्पॉन्सर्ड स्कूल है। ये एमटेक भी करवाता है और पीएचडी भी करवाता है और एमएस भी, तीनों करवाते हैं, एमएस, एमटेक और पीएचडी। जैसे मैं ईसी से हूं तो मेरे को ये भारतीय स्कूल ऑफ
टेलीकॉम टेक्निकल एंड मैनेजमेंट का मैं आपको बताता हूं सर। इसमें एक स्टूडेंट, इसमें नियरली वैकेंसी फिक्स्ड नहीं है, हर साल वेरी करती है, पर एवरेज आप 10 to 20 वैकेंसी इसमें रहती हैं। Right, ठीक है, और इसका प्लेसमेंट देखो ना सर, एवरेज पैकेजेस का 17 lakhs। आप आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं सर। ये आईआईटी दिल्ली पे, ये स्कूल्स में आप जाके, ये जनरली बच्चों को पता नहीं होता है हाँ, सर बिल्कुल, स्कूल्स के बारे में। तो ये भारतीय स्कूल ऑफ टेलीकॉम में अगर आप जाते हैं इसके अंदर, तो यहां पर आप इसका प्लेसमेंट पूरा देख सकते हैं। यहां पर पूरा नीचे लिखा हुआ है सर, ये अपन यहाँ से जा हाँ, यहां से प्लेसमेंट देख सकते हैं इसका। तो इसका मैं देख रहा था सर, इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। जितनी भी कोर कंपनीज हैं, आप इसका 2017-19 का ब्रोशर देख सकते हैं यहां पर। तो इसका लगभग 100% प्लेसमेंट है। ये तो सर बहुत ही बेहतरीन हाँ, बात है और बच्चों के लिए। सारी और जितनी भी कंपनीज आती हैं जो कोर कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, चाहे वो कॉलकॉम हो, चाहे वो इंटेल हो, उन कंपनीज में इन स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है। और यही चीजें जो बच्चे मिस कर जाते हैं, उनको पता भी नहीं होगा। उनको पता नहीं होता, उनको भारतीय वो जनरली अप्लाई नहीं करते हैं, वो बिल्कुल सीधे सर। कोर उसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा रैंक तक आपको कॉल कर लेता है। राइट सर, राइट सर। सो ये कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है सर इसके अंदर। हाँ, कोई नहीं, जैसा वो कि तो आपने बताया। हाँ सर, वो मैंने एग्जैक्ट डेटा है, वो आप वो बिल्कुल वही है, मैं आज ही पढ़ा था उसको। तो सर ये तो बहुत बेहतरीन बात है हाँ, बच्चों के प्लेसमेंट लिए। सर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो आप इस और भी स्कूल्स हैं इसमें, जैसे बायोलॉजिकल साइंस के लिए, हाँ बायोलॉजिकल साइंस के लिए भी अपन जा सकते हैं इसमें, ये सारे स्कूल्स में। तो सर और भी कुछ, जैसे फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम भी होंगे सर इसके अंदर? बिल्कुल सर, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में सर क्या होता है कि एक बंदा, जैसे आपने एडमिशन ले लिया एमटेक में, तो उसके बाद इंटर्नशिप के लिए आईआईटी दिल्ली का बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप्स है। तो वो आपको 4 to 5 months के लिए इंटर्नशिप के लिए आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में भेज देती है। तो वहां से आपको इंटर्नशिप का जो पैसा मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। और दूसरा, आपका एमटेक में प्रोफाइल में जुड़ जाता है कि आपने इंटर्नशिप फॉरेन से की है। वो बहुत है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इंडिया की बात करें, हाँ, अगर आप इंडिया की बात करें, अगर आपको आईआईटी में जाके, आईआईटी दिल्ली में जाके प्रोफेसर बनना है, तो आपकी वो इंटर्नशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये प्लस पॉइंट रहेगा। तो उसके लिए थोड़े से पॉइंटर ज्यादा रखने पड़ते हैं। बाकी आईआईटी दिल्ली प्रोफेसर से रिकमेंडेशन से आप इंटर्नशिप के लिए, ये हर आईआईटी में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, फॉरेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने यहाँ आते हैं और अपने यहाँ के स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है। हाँ, ऐसे ये स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये सारे आप देख सकते हो, इसमें जाके आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप इन स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक, एमएस या पीएचडी, तीनों के लिए। ठीक है, और प्लेसमेंट इनका भी ऐसा नहीं है कि इसमें आप कर लोगे तो प्लेसमेंट नहीं है, इनका भी प्लेसमेंट 100%। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारतीय स्कूल का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। आप देखोगे वहां पर एवरेज पैकेज है 2017-19 बैच का 17 lakhs रुपीज। दैट इज बिग अमाउंट, बिग अमाउंट सर। सो सर ये तो पीएचडी की बात हो गई, अब हम थोड़ी एमटेक की बात कर लेते हैं हम। सो एमटेक के जो कुछ ब्रांचेस हम काउंट कर लेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच जो है वो एलिजिबल है। तो फर्स्ट है केमिस्ट्री, फर्स्ट है मेरी इंजीनियरिंग एनालिसिस, डिजाइन एंड केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग, ओनली केमिकल इंजीनियरिंग इज देयर स्पेशलाइजेशन में। जैसे वो सारी जो रबर टेक्नोलॉजी है, पेट्रोलियम है, मेटल साइंस है, वो नहीं है, ओनली केमिकल इंजीनियरिंग इज देयर। एंड केमिस्ट्री के अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन है लाइक मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग, केमिकल सिंथेसिस, ये एंड एनालिसिस, ये केमिस्ट्री की ब्रांचेस है। एंड सिविल इंजीनियरिंग में जो ब्रांचेस स्पेशलाइजेशन है दैट इज कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड जियो टेक्निकल एंड जियो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग। एंड सो ये मेरी सिविल की सर ये सारी कोर ब्रांचेस हैं, किसी में भी 6 ब्रांचेस हैं आपके लिए। तो इन 6 ब्रांचेस सारी की सारी आपकी कोर ब्रांचेस हैं। इन कोर ब्रांचेस में एक सिविल का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। और सर ये भी एक बहुत बेहतरीन बात है कि सिविल के लिए 6 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडमिशन ले सकता है। उसको कंस्ट्रक्शन में जाना है, स्ट्रक्चर में जाना है, जियोटेक में जाना है, वाटर रिसोर्स में जाना है, जो भी 6 नहीं है सर, 7 ब्रांचेस हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो देयर। तो ये 7 कोर ब्रांचेस हैं। तो एक सिविल इंजीनियर के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 7 ब्रांचेस में वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, फिर हमारी अगली ब्रांच है सीएस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इटसेल्फ।
सर इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जनरली क्या होता है, एक बीटेक का बच्चा कंप्यूटर साइंस में वो जॉब के पीछे भागता है। राइट सर। बीटेक का बच्चा कंप्यूटर साइंस का गेट नहीं देता है, नहीं देता उसको गेट के बेनिफिट्स नहीं पता नहीं होते पता हैं सर, कि क्या आईआईटी दिल्ली में जाके उसकी प्लेसमेंट कितने की लगने वाली है। बिल्कुल सर, क्योंकि जो एक एक्सपोजर मिलता है आईआईटी के अंदर, कितनी बड़ी बड़ी जायंट आते हैं उनके अंदर, मतलब आपके पास में एक ऑप्शन भी रहता है कि आप फेसबुक में भी जा सकते हो, 1.2 गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इवन उसमें एक्सपोजर एटलीस्ट इंटरव्यू में बैठने के लिए मिलेगा उनको। जनरली एक प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट बीटेक के बाद कंप्यूटर साइंस में 3 to 5 लाख के पैकेज में जाता है। बिल्कुल सर। ऑन एन एवरेज माने अगर वो 2 साल काम करता है वहां पर, तो मैक्सिमम आप बताओ सर कितना इंक्रीमेंट हो सकता है उसका? सर जैसा मैंने सुना है इन आईटी इंडस्ट्रीज में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता, मेरे हिसाब से अगर उसका 5 भी है तो 2 साल में 7 से 8 पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, 7 से 8 तक पहुंचेगा। लेकिन अगर वो गेट के थ्रू आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाता है तो आप ये मान लो उसका मिनिमम पैकेज होगा 20 to 25 लाख। तो सोचो 2 साल में आपका 20 लाख का इंक्रीमेंट हो रहा है। 25 लाख तक पहुंचने में मेरे हिसाब से तो आप बीटेक के बाद 8-10 साल तो लगेंगे। मेरा मन कर रहा है मैं दोबारा बीटेक करूं कंप्यूटर साइंस से, गेट दूं और ऐसे करूं। मतलब सर मैं जब पढ़ता था तो कंप्यूटर साइंस की ये हालत थी कि कंप्यूटर साइंस की कंपनी आ रही है 15 से 20 लाख रुपए में, लेकिन कोई स्टूडेंट खाली नहीं है, सब फर्स्ट 3 डेज में प्लेस हो जाते हैं एमटेक के स्टूडेंट। सर ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब किसी का 25 का, किसी का 30 का, किसी का 35 का, 2-3 बंदों का गूगल में हुआ था 55 लाख का। तो ये कंपनी जो मेन कंपनीज है कंप्यूटर साइंस की, वो आपको प्राइवेट कॉलेज में जनरली क्या होता है, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, वो पैकेज ही देती है 3 to 3.5 लाख का, क्योंकि वो मास में भी लेके जाती है बच्चों को। कंप्यूटर साइंस वालों को मेरे हिसाब से गेट जरूर देना चाहिए। और किसी भी आईआईटी में, ये नहीं कह रहा हूं हर आईआईटी का, कंप्यूटर साइंस का सबसे अच्छा प्लेसमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है हर आईआईटी है। किसी भी आईआईटी में आप टॉप 7 आईआईटी में जाते हो तो सर हायर पैकेज भी इसी ब्रांच में मिलता है। हायर पैकेज बिल्कुल सर, मतलब लिमिट ही नहीं है, आप जहां तक आप जाना चाहो, जितनी आपके अंदर कैलिबर हो उतनी अच्छी आप जॉब लेकर, देयर इज नो कैप एट ऑल, कोई लिमिट नहीं है। और नेक्स्ट अपन आते हैं सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं बताता हूं सर, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 ब्रांचेस अप्लाई कर सकती है, 3 ब्रांच अप्लाई कर सकती है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। क्लियर है? तो तीनों के कोर यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाला भी, क्योंकि यहां पर स्पेशली आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच नहीं है, स्पेशली आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच नहीं है, तीनों का कॉम्बिनेशन किस में आता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसमें कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये ईसी का कोर है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, जिसको वीएलएसआई भी बोले जाते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मशीन एंड ड्राइव्स और पावर सिस्टम। तो टोटल 6 ब्रांचेस होती हैं जिसमें स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ये कोर ब्रांचेस हैं, प्लेसमेंट भी इनके बहुत अच्छे हैं। एवरेज पैकेज जो है वो 15 to 20 लाख रुपीस है इन ब्रांचेस का, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वीएलएसआई हो, चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इनका प्लेसमेंट काफी अच्छा है सर। स्टूडेंट की एक ईसी का जो फर्स्ट चॉइस रहती है वो वीएलएसआई रहती है, सेकंड चॉइस उसकी कम्युनिकेशन रहती है, और प्लेसमेंट तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छा है। हाँ, पावर अगर इलेक्ट्रिकल वाले जो अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल को जो कोर है वो सर पावर सिस्टम है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 कोर ब्रांचेस किसकी हैं? इलेक्ट्रिकल की। लेकिन हालांकि प्लेसमेंट कम्युनिकेशन और वीएलएसआई का थोड़ा सा ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा भी इन्हीं ब्रांच में कम्युनिकेशन कोशिश करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल वाला भी, क्योंकि ये आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल के अंडर ही ब्रांचेस हैं, तो इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा भी इन ब्रांचेस में अप्लाई करता है। ओके सर। सो नेक्स्ट ब्रांच हम लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल डिजाइन है, मटेरियल्स है, टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, थर्मल इंजीनियरिंग है। तो ये मेरी मैकेनिकल की स्पेशलाइजेशन है। फिजिक्स में एप्लीकेशन अप्लाइड ऑप्टिक्स है, सॉलिड स्टेट, मटेरियल्स, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग में फाइबर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल केमिकल एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, एनर्जी। ये सर टेक्सटाइल का भी, फाइबर इंजीनियरिंग का भी प्लेसमेंट काफी अच्छा। आजकल आपने देखो ऑप्टिकल फाइबर में कितना काम चल रहा है, सारा ऑप्टिकल फाइबर में काम हो रहा है, तो टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग में भी अच्छा स्कोप है, अच्छा स्कोप है। ओके ओके ओके। और एनर्जी एंड एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी बहुत काम चल रहा है, बहुत काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल, वो सॉलिड वाटर वेस्ट मैनेज, बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसमें भी।
अच्छा स्कोप है। और सर ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं, जैसे अब मान लो एक स्टूडेंट की रैंक थोड़ी ज्यादा है, उसको यहाँ पर VLSI नहीं मिल पाई, तो यहाँ पर भी VLSI डिजाइन टूल्स में कर सकता है। अगर आपको यहाँ कम्युनिकेशन नहीं मिल पाई तो यहाँ पर आप टेलीकॉम टेक एंड मैनेजमेंट, जो कि भारतीय स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से आपको ब्रांच मिलती है, उसमें ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी वो काम कर सकता है। तो इन ब्रांचेस में भी एक स्टूडेंट की अगर रैंक थोड़ी ज्यादा है, स्कोप है, मतलब स्कोप है। हाँ, ऐसा नहीं है इनका प्लेसमेंट नहीं है, इनका भी प्लेसमेंट उतना ही है जितना ऊपर वाली ब्रांचेस तो इनको भी IIT का टैग, हाँ टैग तो IIT दिल्ली का ही मिलने वाला है। MS भी स्टूडेंट कर सकता है। MS के लिए इतनी सारी ब्रांचेस हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स, केमिकल, बायोकेमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, सेंसर जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी कर सकते हैं। अमरनाथ, ये मैं आपको बता ही चुका, जितने भी ये MS के प्रोग्राम है ना, ये स्कूल के अंडर में भी आते हैं। ये स्कूल से सारे MS प्रोग्राम भी कंडक्ट कराते हैं। ओके सर। MDes इंडस्ट्रियल डिजाइन वालों के लिए ये भी 4 सेमेस्टर, इसका भी सर MDes का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है सर। और MSc भी कर सकते हैं अपन यहाँ पर 4 सेमेस्टर की। और ये एक और डिपार्टमेंट होता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसमें कॉग्निटिव साइंस और इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए, इकोनॉमिक्स में भी बहुत स्कोप है, आप जाके किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप IIT दिल्ली से MTech करते हैं और उसके बाद PhD करते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है। जनरली स्टूडेंट को ये सारी चीजें पता नहीं रहती हैं कि हम इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप एक बच्चा जीरो से भी स्टार्ट कर सकता है। अगर उसकी रैंक थोड़ी ज्यादा है तो वो इसमें इकोनॉमिक्स में जाके IAS वगैरह के पेपर भी लिख सकता है। सो थोड़ा एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं सर, क्या है थोड़ी, तो इसमें जो परसेंटेज है वो 60 मार्क्स चाहिए है ना, और CGPA 6 चाहिए, और SC ST PWD स्टूडेंट्स के लिए 55% चाहिए आपका क्वालिफाइंग डिग्री में। एंड आप गेट क्वालिफाइड होने चाहिए, जैम क्वालिफाइड होने चाहिए, और जितनी भी सर ये MSc वाली है ना, हाँ। या MSc अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये MSc वाली इनके लिए अपना क्या ये जैम कराता है IIT, तो जैम के भी, और CSIR JRF नेट ये भी आप देके इनसे भी, ये भी होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है। CSR तो इनके थ्रू भी आप IIT में एडमिशन ले सकते हैं बेसिकली। सो एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है, आपको ये जो साइट है, ऑफिशियल साइट है, इस पे जाना है, आपको रजिस्टर करना है। जो फीस आपकी 200 रहेगी, एंड SC SC स्टूडेंट्स के लिए जो फीस रहेगी दैट इज 50 रुपीज, एंड द एप्लीकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ टू 2 मार्च, एंड जो आपका एप्लीकेशन एंड होगा दैट इज 30 मार्च। सो ये सब था जो हमने डिस्कस किया आपके साथ में, बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, क्या क्या फायदे हैं, और कौन कौन से स्कूल से एसोसिएटेड हैं जिसकी अगर रैंक थोड़ी ज्यादा आ जाती है तो। ओके, सो मेरा सर सजेशन यही रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपकी रैंक ज्यादा भी है, 2000 है, 2500 है, तब भी आप इंटरडिसिप्लिनरी में अप्लाई जरूर करें, ताकि आप ज्यादा आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी वहां पर। PhD और ज्यादा रैंक है तो आप PhD में भी अप्लाई करिए, एक अपने लिए एक सेफर ऑप्शन जरूर रखिए। तो आप अप्लाई, आप ये नहीं सोचिए यार मेरे को PhD करके क्या करेंगे यार, PhD कोई हुआ नहीं है यार कि मैं 5 साल नहीं पढ़ सकता। आपकी जनरली आप बीटेक किए अभी तक भी पढ़े हो ना सर, अभी तक पढ़े। अगर सर आप ये सोचो, मैं आपको बताता हूँ एक स्टूडेंट की एज क्या होती है जब वो बीटेक पास करता है, ये लगा लो सर अपने 21-22 के आसपास, 20 से 22, मैक्सिमम 22 होती है जनरली, 20-21 की रेंज में बच्चा बीटेक कर लेता है। अब 20-21 साल में उसने बीटेक कर लिया, तो अगर वो डायरेक्ट PhD में जाता है तो मेरे हिसाब से चलो 1 साल एक्स्ट्रा लगा, 5 साल लगे उसको PhD करने में, तो उसके कितने साल हो गए, 25 साल। 25 साल का वो हो गया। 25 साल के बाद अगर वो 1-2 साल पोस्ट डॉक भी करता है, पोस्ट डॉक किया उसने, पोस्ट डॉक में आपको पता है सर स्टाइपेंड कितना अच्छा मिलता है, लगभग 2000 से 3000 यूरोपियन कंट्रीज में यूरो मिलते हैं, तो 2000 से 3000 रुपए लगभग हो गए अपने 2-3 लाख रुपए महीने। तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत है, बहुत ज्यादा। और अगर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक कर लेता है तो उसके IITs में, जो कोर IITs हैं, टॉप 7 IITs हैं, उनमें भी जाके वो प्रोफेसर बन सकता है। और प्रोफेसर की आप देख सकते हो कितनी रिस्पेक्ट है, सैलरी है, हर चीज है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट चलते हैं वो सारे प्रोफेसर के अंडर में, हर प्रोफेसर के अंडर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो आप 27 या 25 की एज में अगर आप इतना अचीव कर प्रोफेसर बन जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। सो सर ये आप ये भी देखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, तो आपकी अगर रैंक ज्यादा है तो आप PhD में जरूर अप्लाई करें, बस आप इंटरव्यू की तैयारी कर लें, क्योंकि आपसे जब आपकी रैंक ज्यादा होती है ना तो आपसे
इंटरव्यू में बहुत अच्छा पूछा था। तो इंटरव्यू के वीडियोस मैंने डाले थे आप लोगों के लिए, वो वीडियोस आप देखिए, हर ब्रांच के डले हुए हैं। केमिकल के सन ने डाले हैं, इलेक्ट्रिकल ईसी के हम लोगों ने डाले हैं, इलेक्ट्रिकल ईसी डिपार्टमेंट ने। तो उसके बाद अगर आप पीएचडी के लिए कॉल आती है तो फिर आप मॉक इंटरव्यू सर इनको जरूर देने चाहिए। कहीं ना कहीं कंपनसेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो आपको इंटरव्यू में अच्छा करना पड़ेगा। तो मॉक इंटरव्यूज भी इंजीनियर्स एकेडमी कंडक्ट कराएगा आफ्टर द गेट रिजल्ट। तो आप लोग मॉक इंटरव्यूज प्रोग्राम भी हमारा जरूर ज्वाइन करें और ज्यादा ज्यादा इंटरव्यू दें। हम आपको पीएचडी का अलग बताएंगे कि कैसे एग्जाम भी होता है ना पीएचडी में, तो क्या क्या पूछा जाने वाला है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे और आपका हो जाएगा। तो आपके पास में एक ऑप्शन हो गया अप्रैल में ही कि यार मेरा आईआईटी दिल्ली में पीएचडी में इस डिपार्टमेंट में, मतलब बैक ऑफ द हैंड चीज हो गई हमारे पास में। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही एक सलाह देना चाहूंगा कि जैसे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं, आपकी कोर ब्रांचेस हैं, सबके अंदर आप अप्लाई कीजिए। जाना है नहीं जाना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। सो एक बार आप बैक ऑफ द हैंड कुछ चीजें लेके चलना है आपको। और ये हमारे आईटीडी के बारे में जो भी बातें थी हमने आपके साथ डिस्कस की। और अगर आपको और भी कोई चीज पूछनी है तो नीचे कमेंट जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, सब्सक्राइब करें चैनल को और आप ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, कैसे कैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं, करना है। ज्यादा रैंक है तो क्या कर सकते हो, कम रैंक है तो क्या कर सकते हो। तो नीचे अगर आप और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सर मेरा इतना स्कोर आ रहा है ये, तो वो आप यहां पर भी कर सकते हो। प्लस मैं अपना नंबर भी शेयर करता हूं आपसे, अगर आप पूछना चाहते हो। नंबर है मेरा 8302241552। इस नंबर पे आप मैसेज करके भी मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। सर आप भी अपना नंबर डिस्कस कर दीजिए। हाँ जी, मेरा नंबर है 8053342250। दिस इज माय नंबर। आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बने रहिएगा हमारे साथ में। हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे दूसरी आईआईटी या किसी अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन के साथ में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और इंटरव्यू में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.